Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome back to online classes. Today we will start chapter 18 Atomic and Nuclear Physics. In this chapter we will discuss about radioactivity, nuclear reactions, fission and fusion, atoms, nucleus and all other internal parts of nucleus. अब इस चैप्टर में सबसे पहले ग्रीक फिलोसोफर ने बताया था 585 BC में कि मैटर छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स से मिलके बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। फर्दर 1911 में रदरफोर्ड ने कहा कि एटम का जो सेंट्रल पार्ट है उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। लाइक आपके पास ये एटम है, ठीक है, इसका जो सेंट्रल पार्ट है उसे हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियस कहेंगे। और ग्रीक लैंग्वेज में उन्होंने बताया था कि जो एटम है, एटम आपके पास एक्चुअल में क्या है, एटम आपके पास एक्चुअल में एक इनडिविजिबल पार्टिकल है जो कि नज़र नहीं आता, बिल्कुल स्मॉलर होता है। एटम नॉर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, ना ही एटम बनाया जा सकता है ना ही उसको बिल्कुल डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। अब एटम के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ठीक है। अब नंबर ऑफ़ प्रोटॉन को हम रिप्रेजेंट करते हैं, जी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे हम कहते हैं एटॉमिक नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। और जो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हैं उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N से और उसे हम कहते हैं न्यूट्रॉन नंबर कहते हैं, ठीक है। देन अब हमारे पास एक तीसरी चीज़ होती है एटॉमिक मैस नंबर। एटॉमिक मैस नंबर, एटॉमिक मैस नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल A से, जो इक्वल है हमारे पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन के इक्वल है एटॉमिक मैस नंबर। उसके बाद कह रहे हैं द मैस ऑफ़ न्यूट्रॉन इज़ नियरली इक्वल टू डैट ऑफ़ प्रोटॉन, कि जो न्यूट्रॉन का मैस है वो हमेशा मैस ऑफ़ प्रोटॉन के इक्वल है, बट प्रोटॉन हमारा जो है, प्रोटॉन हमारा 1836 टाइम हैवियर है, ठीक है। क्या है, हैवियर है, किससे, इलेक्ट्रॉन से, ठीक हो गया। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो इक्वल हैं, लेकिन प्रोटॉन 1836 टाइम्स हैवियर है, किससे, इलेक्ट्रॉन से। अब जो हमारे पास एटम है, एटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से, किससे, कैपिटल X से, ठीक है। अब ऊपर हमारे पास आ जाता है ऊपर हमारे पास आता है एटॉमिक मैस नंबर, ठीक है, A यानी कि कैपिटल A आपके पास आ जाएगा एटॉमिक मैस नंबर, और नीचे हमारे पास आता है Z एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मैस नंबर एंड एटॉमिक नंबर। अब यहाँ पे उन्होंने हमें एक एग्जांपल दी है, फाइंड द नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन न्यूक्लियाइड। आपने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं न्यूक्लियाइड में, डिफाइंड बाय X13 एंड 6। एटॉमिक मैस नंबर और एटॉमिक नंबर उन्होंने दे दिया है और कहा है कि आपने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं। अब एटॉमिक नंबर Z इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, Z हमें पता है किसके इक्वल है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स के, जो क्या हैं यहाँ पे 6 है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है, एटॉमिक मैस नंबर जो किसके इक्वल है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स के, विच इज़ इक्वल टू 13। अब हम क्या करेंगे, द नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स तो हमारे पास 6 हैं, लेकिन नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, जब हम 13 माइनस 6 करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे 7। सो द एलिमेंट इज़ एन आइसोटोप ऑफ कार्बन 6 एंड रिटन एज C13 एंड 6 के, ये जो एलिमेंट है जिसमें 13 और 7 आ जाता है, एटॉमिक मैस 13 और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स 7 आ जाते हैं, वो क्या है, कार्बन का एलिमेंट है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स एक्चुअल में क्या है, आइसोटॉप्स आर द एटम्स ऑफ एलिमेंट विच हैव सेम नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। आइसोटॉप्स में हमारे पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स तो सेम है लेकिन नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम अगर एग्जांपल ले लें हाइड्रोजन की, तो आप देखें कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है, प्रोटियम, जिसमें एक ही आपके पास प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन आपके पास इसमें नहीं है, ठीक है। न्यूट्रॉन आपके, इलेक्ट्रॉन भी एक ही है, ठीक है, प्रोटॉन भी एक ही है, इलेक्ट्रॉन भी एक ही है, लेकिन न्यूट्रॉन नहीं है। नेक्स्ट अगर हम ड्यूट्रियम पे आएँ तो उसमें हमारे पास हाइड्रोजन में आपके पास क्या है,
प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम। अब इसमें प्रोटॉन एक है, एक ही न्यूट्रॉन है। इसमें ट्रिटियम में अगर आपके पास आ जाए 3 चीज़ें हैं टोटल, एक प्रोटॉन है और 2 आपके पास न्यूट्रॉन हैं, यानी कि इसमें आपके पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हमेशा सेम रहेंगे, ठीक है, लेकिन जो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हैं वो वेरी करते रहेंगे। 1 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन्स एंड 1 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन सब में एक एक मौजूद है, लेकिन न्यूट्रॉन जो से हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। इन 1896 बेक्वेल एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड दैट यूरेनियम साल्ट क्रिस्टल्स एमिट एन इनडिविजिबल रेडिएशन दैट कैन डार्कन अ फोटोग्राफिक प्लेट। 1896 में बेक्वेल उसने एक्सीडेंटली डिस्कवर किया, अचानक से डिस्कवर किया बेक्वेल ने कि जो यूरेनियम सॉल्ट क्रिस्टल्स हैं उनमें से कुछ इनविजिबल रेडिएशंस निकल रही हैं, ठीक है, जो फील तो हो रही हैं लेकिन नज़र नहीं आ रही। वो क्या कर रही हैं कि उनके सामने जो प्लेट्स हैं उनको डार्क कर रही हैं। He also observed that the radiations had the ability to ionize a gas. उसने यह भी ऑब्ज़र्व किया कि जो रेडिएशंस हैं एबिलिटी टू आयोनाइज अ गैस, कि वो गैस भी वहाँ मीन के उनसे गैस भी आयोनाइज हो रही है, ठीक है, उनमें ये एबिलिटी भी है कि उनसे गैस भी आयोनाइज हो रही है। कुछ दूसरे साइंटिस्ट ने भी एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, कुछ अदर सब्सटेंसेस से भी रेडिएशंस एमिट हुई, और जो मोस्ट सिग्निफिकेंट इन्वेस्टिगेशन थी वो किसने की थी? मैरी क्यूरी और उसके हस्बैंड पायरी ने की थी। उन्होंने क्या कहा कि दे डिस्कवर 2 एलिमेंट्स विच एमिटेड रेडिएशंस। उन्होंने 2 एलिमेंट्स डिस्कवर किए जो कि रेडिएशंस एमिट करते थे, ठीक है। दीज वर नेम्ड पोलोनियम एंड रेडियम। उनका नाम क्या था? पोलोनियम एंड रेडियम। The process of emission of radiations by some elements was called natural radioactivity by Marie Curie. अब जो रेडिएशंस एमिट करने का प्रोसेस कुछ एलिमेंट्स उन्होंने डिस्कवर किया उसे क्या कहते हैं? नेचुरल रेडियो एक्टिविटी बाय मैरी क्वेरी। Subsequent experiments performed by Henry Becquerel suggested that radioactivity was the result of decay or disintegration of unstable nuclei. इसने क्या कहा? हेनरी बेक्वेल ने क्या कहा? सजेस्ट किया कि जो रेडियो एक्टिविटी है वो किसका रिजल्ट है? जब अनस्टेबल न्यूक्लियाई या तो ख़त्म हो जाते हैं या पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, तो ये उसका रिजल्ट है रेडियो एक्टिविटी। अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की डेफिनेशन क्या थी? द स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन बाय अनस्टेबल न्यूक्लियाई, कि जब एक स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन अनस्टेबल न्यूक्लियाई से जब स्पॉन्टेनियस रेडिएशंस, अचानक से कोई रेडिएशंस निकलती हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? नेचुरल रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। एंड द एलिमेंट्स विच एमिट सच रेडिएशंस, और वो एलिमेंट जो कि इन रेडिएशंस को एमिट करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। अब आपके पास था कि दीज टाइप्स ऑफ रेडिएशन आर यूजली एमिटेड बाय 3 टाइप्स ऑफ रेडिएशंस। 3 टाइप्स ऑफ रेडिएशंस एमिट होती हैं। कौन कौन सी? अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा। अब अल्फ़ा जो आपके पास रेडिएशंस हैं वो बैंड कर जाएंगी, बीटा रेडिएशंस भी बैंड कर जाएंगी, ठीक है, जब वो मैग्नेटिक फील्ड से निकलेंगी। लेकिन जो गैमा रेडिएशंस हैं वो अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करेंगी और वो सीधी मूव कर जाएंगी। नेक्स्ट आपके पास है बैकग्राउंड रेडिएशंस। अब बैकग्राउंड रेडिएशंस क्या हैं? कि आपके पास रेडिएशंस प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर ड्यू टू डिफरेंट रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। एटमॉस्फेयर में डिफरेंट रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस की वजह से जो रेडिएशंस एटमॉस्फेयर में हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? बैकग्राउंड रेडिएशंस कहते हैं। एवरीवेयर इन सॉइल, वाटर एंड एयर ऑफ आवर नेचर आर ट्रेसेस ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। हमारे रॉक, सॉइल, वाटर, जिनके एयर, हर जगह रेडियो एक्टिव के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और इस नेचुरल रेडिएशंस को हम क्या कहते हैं? बैकग्राउंड रेडिएशंस कहते हैं। It is much a part of environment as sunshine and rain. Fortunately, our bodies can tolerate it. Only places where radiation is very light can be injurious to health. कि जहाँ पे रेडिएशंस बहुत ज़्यादा हैवी होती हैं वहाँ पे वो हमारी हेल्थ को नुकसान भी पहुँचाती हैं, ठीक है। अब कुछ यहाँ पे कॉस्मिक रेडिएशंस के बारे में था, ठीक है, कि जो आपके पास लिविंग थिंग्स आल्सो रिसीव रेडिएशंस, ठीक है, लिविंग थिंग्स हैं जो कि रेडिएशंस को रिसीव करते हैं। इन रेडिएशंस को हम क्या कहते हैं? कॉस्मिक रेडिएशंस कहते हैं। अब इन रेडिएशंस में क्या क्या चीज़ होती है? प्रोटॉन्स भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स भी होते हैं, ठीक है। अच्छा, द कॉस्मिक रेडिएशन इंटरेक्ट विद एटम्स
अब जो कॉस्मिक रेडिएशंस हैं वो इंटरेक्ट करती हैं एटम्स के साथ, ठीक है, और वो क्या बना देती हैं, सेकेंडरी रेडिएशंस बना देती हैं, ठीक है। एक्सरेज, म्यून्स, प्रोटॉन्स, अल्फा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो द पार्ट ऑफ कॉस्मिक रेडिएशंस। ये था हमारा आज का लेक्चर। आपने इसको बहुत अच्छे से सुनना है और इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स अपनी कॉपीज़ पे बनाने हैं। थैंक यू।